कैसे बढ़ सकती है नरेंद्र मोदी की? राजीव जी, संसद का जो बजट सत्र है अपने आप में परेशानियों का सबसे बड़ा कारण साबित होने वाला है। क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में जो संख्या बल है, वो संख्या बल इस बार किसी तरह की मनमानी करने की छूट सत्ता पक्ष को नहीं देने वाला है। और विपक्ष भी मेरे ख्याल से बात बात पे बाहर जाने के बजाय सदन में रह करके मुंहतोड़ जवाब देगा और लड़ेगा और सवाल करेगा, पूछेगा। जो जो सूझ राहुल गांधी संसद के पिछले सत्र में उठाना चाहते थे, जिसको उठाने नहीं दिया गया, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के का हवाला देकर के, वो सारे इश्यूज अभी भी ज्वलंत बने हुए हैं। वो सारे सवाल तो आएंगे ही आएंगे। और ये जो नया सवाल अभी कांवड़ यात्रा में जो नाम का फरमान जारी किया गया, नाम और पहचान बताने का जो फरमान योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जारी किया है, वो भी चर्चा का विषय होगा। और अभी तक उस पर न तो अमित शाह जी ने कुछ कहा है और न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ कहा है। लेकिन मुझे लगता है, जैसा हमारे अन्य भाई मित्र जो कह रहे हैं वो, जी। कि ये उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई की जो डोली है, उसमें आखिरी पाया साबित होगा। हालांकि इस तरह के और अभी बहुत सारे पाए जुड़ेंगे, ये बात भी हो सकती है, लेकिन ताबूत में आखिरी कील जो होने वाली होगी उसमें से एक ये भी है। अब आप सोचिए, देखिए असल में क्या है, योगी आदित्यनाथ इस तरह का काम करके, क्योंकि मोदी और अमित शाह जी उनको हटाने वाले हैं, इस तरह की चर्चाएं आम हो गई थी। और जिस तरह से केशव मौर्य की गतिविधियां बढ़ी थी दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक, उसको देख करके योगी को लगा कि कुछ ऐसा कर दिया जाए जिससे मोदी जी और अमित शाह जी खुद ही फंस जाए और इससे हमको आरएसएस का सपोर्ट मिल जाए। आपको याद होगा कि देखिए, ये तात्कालिक कार्रवाइयां नहीं है, एक सुनियोजित क्रम से जो चल रहा है उसमें एक कड़ी है। जैसा मैं बार बार कहता हूं, पिछली बार भी जब चर्चा हो रही तब भी मैंने कहा था कि 1942 में जब अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन शुरू हुआ था, डू और डाई का नारा दिया गया था, तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग गए थे। उस समय के सर संघ चालक माधव सदाशिव गोलवलकर जी, जिनको ये लोग गुरु जी कहते थे, उनके पास कि गुरु जी हम लोगों को भी इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, एकदम नहीं, अंग्रेज हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे अभी हमको अंदरूनी दुश्मनों से लड़ना होगा। और अंदरूनी दुश्मन कौन है? मुसलमान और कम्युनिस्ट। आप देखिए इनकी सारी, मतलब उस समय से लेकर के अभी तक की जो राजनीति और रणनीति है, वो मुस्लिम विरोध, कम्युनिस्ट विरोध पर आधारित रही है। लगातार इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं कि मुसलमानों के जो आर्थिक संसाधन हैं, रोजी रोटी के जो उपाय हैं, उसमें कैसे प्रतिबंधित किया जाए, कैसे उसको बाधित किया जाए। लगातार आप हर तरह के काम आप देखते जाइए, जो मुसलमानों का पारंपरिक काम रहा है उसको धीरे धीरे आधुनिकीकरण के नाम पर या किसी और नाम पर खत्म किया जाता रहा। और अब जो है कि अब वो मोहल्ले में कहीं ठेला नहीं लगा सकता है, और सब्जी बेचेगा तो उसको नाम लिखना होगा कि करीम का है कि सलीम का है। फल बेचेगा, रेहड़ी पर लगाएगा तो उस पर अपना नाम लिख के बताना होगा, ताकि हम वहां से सामान नहीं लेंगे। कांवड़ यात्रा का तो एक बहाना है, क्योंकि तत्काल कांवड़ यात्रा निकलने वाली है, तो उस रूट पे भाई, इसके पहले भी तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गलियों में लोग फेरी लगाने वालों के कहते थे भैया तुम मुसलमान है, यहां से जाओ, इस गली में तुमको नहीं आना है, पहले भी कहते थे। और गुजरात का तो मैंने अभी पिछले ही बताया था कि अभी मैं गया था अहमदाबाद, तो म्यूनिसिपल मार्केट में हमको नहीं ले जाया गया क्योंकि वहां मुसलमानों की दुकानें थी। और उसी गुजरात में एक हाउसिंग सोसाइटी में सरकार ने मकान अलॉट किया एक मुस्लिम परिवार के नाम पे, तो वहां के सारे रहीवासियों ने विरोध किया, कहा कि साहब इनको यहां नहीं रहने देंगे। तो इस तरह का तो चीजें हो रही लगातार। तो उसी कड़ी में यह भी है। अब सोचिए आप कि इनको फल से कोई लेना देना नहीं, उसके ठेले से भी कोई लेना देना नहीं है, उसके आर्थिक संसाधन पे चोट करना इनका मकसद है। क्योंकि आम कहां से आया है? आम बेच रहा है करीम, या आम बेच रहा है मोहन, बेच रहा है
तो मोहन किस बाग से लेके आया है और किस ट्रक पे लेके आया है? वो ट्रक हो सकता है किसी मुसलमान का हो, वो बाग बगीचा हो सकता है किसी मुसलमान का हो, जी। तो उसका क्या करेंगे? तो ऐसा कुछ तो नहीं है। लेकिन वही है असल दिक्कत राजीव जी क्या है कि लगातार इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं और उसमें एक निहितार्थ है कि मुसलमान इसमें प्रोवोक्ट हो जाए, उत्तेजित हो जाए और इस तरह के कुछ बयान देने शुरू करते हैं जिसमें इनको मौका मिल जाए सांप्रदायिक तनाव और सांप्रदायिक दंगे करवाने का। वो हो नहीं रहा है। जो बेगम अख्तर की गजल है ना कि उल्टी पड़ गई सब तस्वीरें, तो इनकी सारी तस्वीरें उल्टी पड़ती चली जा रही है, कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है हुजूर, आप ठेले का नाम लिखवाना चाहते हैं ना, लीजिए, आरिफ फल वाला हमने लिख दिया, नसीर फल वाला लिख दिया हमने, चलिए खुश हो जाइए। तो इनकी विफलता का सबसे बड़ा कारण जो है वो यही होते जा रहा है कि सामने वाला पक्ष जो है रिएक्ट नहीं कर रहा है, इनकी भाषा में उत्तेजित होकर के जवाब नहीं दे रहा है। और जो जवाब भी दे रहे हैं लोग, जैसे मान लीजिए ओवैसी के कुछ बयान इस तरह के आ जा रहे हैं या किसी और के बयान आ रहे हैं, तो उसके साथ इस देश का मुस्लिम समाज खड़ा नहीं हो रहा है। यह इनकी हार का सबसे बड़ा कारण है। और इसीलिए जो अभी प्रशांत बता रहे थे वो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुआ है कि कन्हैया और कौन एक जो सलमान या क्या नाम है, एक साथ वो कांवड़ यात्रा लेकर के जा रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ा बदलाव है समाज में, अभी भी लगातार ऐसा है। और आप एक चीज समझिए ना कि हम लोग इस बात को कहते थे बार बार कि कांवड़ यात्रा में क्यों सबसे अधिक दलित और पिछड़े वर्ग के ही लोग क्यों जाते हैं, क्यों नहीं किसी बाबा जी या बाबू साहब या सेठ जी के परिवार के लोग उसका नेतृत्व करते हैं, क्यों नहीं वो लोग जाते हैं? लेकिन अब उन लोगों को समझ में आने लगा कि ठीक है, कांवड़ तो हम लेके जा रहे हैं, गंगा जल तो लेके आएंगे हम, लेकिन हमारा संविधान यही लोग खत्म करने वाले हैं जो हमको उकसा रहे हैं। उनके दिमाग में भी ये बातें घर कर गई हैं। उनको लग रहा है कि भाई जिसके साथ हमारा भाईचारा रहा है, जिसके रेहड़ी से हम फल लेकर के खाते रहे हैं और जिसके यहाँ उठना बैठना हमारा रहा है, उससे ये खत्म करने वाले हैं, खत्म करना चाहते हैं। तो वो इस बारे में धीरे धीरे जागरूक हो रहा है और वो रिएक्ट भी कर रहा है। बहुत सारे जितने हमने देखा है सोशल मीडिया पे जो रिएक्शंस आए हैं लोगों के, उन लोग कांवड़ियों के रिएक्शंस हो या वहां के दुकानदारों के रिएक्शन हो, अब पता लगा कि साहब हिंदू का ढाबा है और काम करने वाले ज्यादातर मुस्लिम हैं, मुस्लिम का दुकान है या रेस्टोरेंट है वहां काम करने वाले ज्यादातर हिंदू हैं। अब इसका क्या होगा? तो ये सारी चीजें हैं। दरअसल बात क्या है कि धीरे धीरे इनका जनाधार छीनते जा रहा है। हर तरह से जो संकेत मिल रहे हैं वो हारने के ही संकेत मिल रहे हैं। अब अमित शाह गलथेथराई कर ले तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा हमारे मित्र ने कहा ना अभी कि भाई आप 303 सीट से घट करके 240 हो जाते हैं, आप 350-53 से घट के 290 पे आ जाते हैं, लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है आपके लिए। और गठबंधन में किसके सहारे हैं? जो बेमेल गठबंधन वाले हैं, जो दिन रात आपके खिलाफ लड़ते रहे हैं। टीडीपी रहा है, पिछले चुनाव में आपके खिलाफ खड़ा था। अब चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ आपने मुकदमे कराए, ईडी की धौंस दिलाई, उनको जेल में बंद करा दिया, आपके यहां शरणागत हो गए। अब चलिए संजोग से वहां जगन मोहन रेड्डी की सरकार से भी लोग खुश नहीं थे, तो आपको भी मौका मिल गया, चंद्रबाबू नायडू के साथ आप भी जीत के आ गए। नीतीश कुमार हर पल आपके खिलाफ बयान देते रहे, जितनी गालियां देते रहे, जितना कहा मर जाएंगे मिट जाएंगे, फिर भी इनके साथ हम हाथ नहीं मिलाएंगे। वो उनके साथ हैं तो कभी दोनों छोड़ के चल देंगे, कोई ठिकाना नहीं है। और जयंत चौधरी, उनकी पूरी की पूरी राजनीति जो चरण सिंह की राजनीतिक विरासत है, वो जाट किसान और मुसलमानों में भी जो बड़े किसान हैं, उन किसानों के साथ मेलजोल की राजनीति रही है। चौधरी साहब के जमाने से हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। अब उनका अगर ये मामला अगर चला गया इस तरह से, तो जाहिर सी बात है कि जयंत चौधरी तो कहीं के रह नहीं जाएंगे। वैसे भी बहुत सबड्यूट कर दिया है उनको, तो इसलिए उनका जो स्टैंड है, अब मुश्किल यही है कि अब इस स्टैंड पे वो लोग संसद के अंदर कायम रहते हैं कि नहीं रहते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो, चाहे अजित सिंह की पार्टी हो, ये जयंत चौधरी की पार्टी हो, इन लोगों का क्या स्टैंड, बयान देना अलग बात है, कार पे रोक करके बाइट देना अलग बात है, लेकिन जब संसद पे इस मामले में जब चर्चा होगी और सवाल करेगा विपक्ष कि भाई इस तरह से आप समाज को नहीं बांट सकते, नफरत का बाजार गर्म नहीं कर सकते, जहरीले बातें करके आप समाज को नहीं बांट सकते हैं धार्मिक आधार पर, तब आप क्या बोलेंगे? तब जयंत चौधरी क्या बोलेंगे? तब नीतीश कुमार की पार्टी के जो सांसद हैं या मंत्री हैं, राजीव रंजन सिंह
ललन है, ये लोग हैं, क्या बोलेंगे लोग, टीडीपी के लोग क्या बोलेंगे, तब ये बात तय होगी। लेकिन कुल मिलाकर के यही है कि ये पूरा का पूरा जो ये बजट सत्र है, गर्मी तो ऐसे ही चरम पर पहुंची है, बारिश तो हो नहीं रही है, लेकिन इस राजनीतिक माहौल को और ये गर्म कर देगा ये बजट सत्र इस बार का। और देखा जाएगा कि निर्मला सीतारमण क्या करती हैं, क्या क्या करके कुछ मिडिल क्लास को या कुछ किसान वर्ग को या विशेष राज्य के दर्जे की बात है। बिहार तो बार बार कहता रहा कि भाई जब से बंटवारा हुआ बिहार का, साउथ बिहार को हटाकर अलग करके आपने झारखंड बना दिया, तब से उसको लग रहा है कि हमारे यहाँ से जितने कल कारखाने थे, माइंस मिनरल थे, सब झारखंड के हिस्से में चले गए, तो हमको अपने पैरों पे खड़े होने के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। एक बार तो मोदी जी ने जाकर के भाषण किया था आरा की सभा में, उन्होंने कहा कि साहब 1 लाख करोड़ दे दूं, 1.5 लाख करोड़ दे दूं, 2 लाख करोड़ दे दूं, बोलो कितने दे दूं जी, लो इतना दे दिया। और उसका एक ढेला भी आज तक नहीं दिया। हो सकता है कि निर्मला जी से इस बार कुछ बिहार के लिए दिलवाया जाए, हालांकि लेकर के भी नीतीश कुमार क्या करेंगे, इसी तरह से पुल बनाएंगे जो 13 पुल, 14 पुल अभी एक आध महीने के बीच गिर गए। तो अगर उस रुपए का इसी तरह का इस्तेमाल करना है तो भैया वो रुपया रखिए अपने पास, मत दीजिए बिहार को, क्योंकि बिहार को और बदनाम होने से बचाइए। तो इस तरह की बातें चलेंगी, लगातार चलेंगी राजीव जी। और राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि जिस तरह से परिपक्वता के साथ वो बयान दे रहे हैं, अपनी बातों पर जिस तरह से वो कंसिस्टेंट हैं, चाहे आर्थिक मसले हो, क्योंकि उन्हीं की बातें सही साबित होती जा रही, चाहे नोटबंदी का मामला हो, चाहे जीएसटी का मामला हो, चाहे जितने मामले राहुल गांधी ने हाल के वर्षों में जो उठाए थे, जिसको कह करके इन्होंने पप्पू डिक्लेयर करके कोशिश की कारपोरेट की मदद से, मीडिया की मदद से। अब मीडिया को भी लगने लगा कि भाई मेरे अब 240 पे आ गए हैं, तो हो सकता है कि अगली बार 200 भी पार ना कर पाए, और अगर राहुल गांधी की सरकार बन जाएगी तो हम क्या मुंह लेकर के जाएंगे, क्योंकि यहां तो मुंह लेके चले गए थे। कहा था एक बार संघ के जो बड़े नेता थे भाजपा में, उनके सामने साहब मैं भी बचपन में हाफ पैंट पहन के घूमता था, खाकी पैंट, उन्हीं का लेखा देखा है ना साथ में। तो इस तरह की बातें करने वाले तो कब पलट जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन उनको लग रहा है, जिन लोगों को लग रहा था कि कांग्रेस खत्म हो गई, कांग्रेस का नाश हो गया, राहुल गांधी तो कभी खड़ा ही नहीं हो सकता है राजनीति में जी, उनको लगने लगा कि नहीं नहीं नहीं, राहुल गांधी वापस आ सकता है, सत्तारूढ़ भी हो सकता है। हालांकि सत्ता को बार बार उस लड़के ने ठुकराया है, मंत्री बनने की बात आई ठुकरा दिया। 2009 में मनमोहन सिंह ने कहा कि भाई प्रधानमंत्री आप बन जाओ, आप संभालो चलाओ सरकार को, राहुल गांधी ने मना कर दिया। लेकिन अब वो जो परिपक्व राजनेता के रूप में उभर के आया है, जो इस तरह की बात करना बार बार, जहां ईडी और सीबीआई के हमले हो रहे हैं लगातार, वो कहना कि नहीं मैं डरने वाला नहीं हूं, आप मुझसे डरते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा संबल देता है उनके समर्थकों के लिए, उनके प्रशंसकों के लिए, उनके आलोचकों के लिए भी एक मैसेज देता है कि आदमी डरने वाला नहीं है, लड़ने वाला। जी राजू, बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी न सिर्फ तैयारियां कर रहे हैं, बल्कि कोशिश तो यही होगी कि किसी तरह से उनका बजट पास हो और बाधाएं ना हो। विपक्ष चाहेगा कि ठीक है बजट पास करने की आपकी औपचारिकता है, वो जरूरी है, ठीक है वो हो जाएगा, लेकिन जो बाकी सवाल है, जनता से जुड़े हुए सवाल हैं, उन सवालों पर भी चर्चा होनी चाहिए, और इसके लिए विपक्ष दबाव बनाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यह है कि पिछली बार की तरह से बात ये नहीं हो सकता कि बात बात पे आप किसी को बाहर कर देंगे, किसी को सस्पेंड कर देंगे। जैसा अभी हमारे मित्र लोग बता रहे थे कि राज्यसभा में एक तरह से अल्पमत में आ गई है सरकार, कोई भी विधेयक पास कराने में उसको काफी तकलीफ होगी। हर विधेयक को तो आप मनी विधेयक नहीं कर सकते हैं ना, ये बात भी सही है। लेकिन बजट में कोई बहुत परेशानी मुझे नहीं लगता है। लेकिन बजट जैसा अभी राहुल कह रहे थे कि भाई सरकार तो खोखली हो चुकी है, सारा का सारा रिजर्व बैंक से जिस ढंग से आपने बार बार पैसा उगाहा है, वो अपने आप में एक मतलब चमत्कार क्या कहेंगे, लेकिन मतलब ऐतिहासिक ही कह सकते हैं, क्योंकि 52 से लेकर के अभी तक इस तरह की परिस्थिति तो नहीं आई। कभी किसी ने सोना गिरवी रख करके पैसा लाया था, ये बात अलग हो सकती है, लेकिन रिजर्व बैंक से बार बार आप पैसे लेते जा रहे हैं, जैसे लग रहा है कि घर के सेठ हैं, उनसे कहो भाई इतना ला के दे दो, इतना और दे दो, इतना और दे दो। पीएसयू बेच बेच करके आपने देख लिया, उससे भी कुछ फलाफल निकला नहीं जी। उनसे भी वसूली लगातार हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय कर्जों से आप दबे हुए हैं पूरी तरह से, चाहे आईएमएफ हो, चाहे एशियन बैंक हो, आईडीबी ये हो, विश्व बैंक हो, उनके कर्जों तले अलग से दबे हुए हैं आप। तो
जीडीपी का 1.5 गुना अगर हमारे ऊपर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं का कर्ज लगा हो तो हमारी इकोनॉमी कैसे होगी? तो बजट कहीं ना कहीं तो उसको भी मीट करना होगा। दूसरी तरफ मध्यम वर्ग जो है वो बहुत वर्षों से उम्मीद लगाया हुआ है कि भाई आयकर में कुछ तो रियायत मिलेगी। किसान उम्मीद लगाया हुआ है कि भाई इस बार कम से कम एमएसपी की आप गारंटी देने वाला कुछ तो घोषणा कर दीजिए कि किसानों की फसल का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा, इंश्योर किया जाएगा। किसान लगा हुआ है, बेरोजगार लगा हुआ है कि साहब कुछ तो करो हमारे लिए, जो बार बार जो पर्चे लीक कर रहे हो, हमारी नौकरियों पे चोट लग रही है, उसके लिए कुछ तो करो। वो अपने से लगा हुआ है। आम आदमी जो 120 रुपए किलो, 100 रुपए किलो टमाटर खरीद रहा है, 40-50 रुपए किलो आलू खरीद रहा है, बाकी सारी सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं लगातार, उसमें उसको कुछ राहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये निर्मला जी से। अब निर्मला जी बार बार ये कहकर नहीं निकल सकती है कि हमारे घर में तो प्याज नहीं खाया जाता, हमारे घर में तो टमाटर नहीं खाते, इसलिए हमको पता ही नहीं है, ये कहकर नहीं निकल सकती है। तो ये सारे सवाल जो है वो इनको घेरते रहेंगे, मथते रहेंगे। दूसरी बात ये है राजीव जी, मैं उसको कहना चाहता था, जो वही अमित शाह जी की बात जो हो रही है बार बार, वो लोग बार बार घूम फिर करके उनका आईटी सेल और उनके द्वारा प्रायोजित मीडिया के लोग भी ये बार बार कहते हैं कि भाई 1980 के बाद, 84 के बाद कांग्रेस की उतनी सीट कभी नहीं मिली जितनी आज बीजेपी के पास। और ये भी कहते हैं कि साहब आज जो है पूरा इंडिया अलायंस को जितनी सीट मिली उससे भी बीजेपी के पास ज्यादा सीटें हैं। तो पहली बात तो मुझे लगता है तथ्यात्मक रूप से गलत है। दूसरी बात कि इस तरह की बातों से इतराने की जरूरत नहीं है। अमित शाह जी, अगर आप चाहें तो आपकी पार्टी की लाइब्रेरी होगी या आरएसएस की लाइब्रेरी होगी, 1952 से लेकर 1977 तक 100 का आंकड़ा आपकी पार्टी कभी पार नहीं कर सकी लोकसभा में। 1984 में 2 सीटों पे सिमट के रह गए थे आप। उसके बाद घिसटते घिसटते मंडल के खिलाफ का मंडल ला करके आप 90 में, 91 में, 96 में, 98 में, 99 में 200 का आंकड़ा नहीं पार करते। 200 का आंकड़ा पार किया आपने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, ठीक है। 2014 का चुनाव हुआ, आपको बहुमत मिला, लेकिन वो बहुमत 10 साल में इतना नीचे चला गया, ये आपकी चिंता का विषय नहीं है। अंदर से आप बहुत चिंतित है, मालूम है। वो जो एक है ना जगदीश सिंह का गजल, क्या बात है मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो। आपके अंदर तो गम है, लेकिन उसको छिपाने के लिए बार बार आप राहुल गांधी अहंकारी हैं, अहंकारी है। भाई राहुल गांधी की किस बात से आपको लगा अहंकारी है? आप ऐसा कोई एक बयान कोट करके बताइए। यहाँ राहुल गांधी कह रहे हैं कि साहब हम 51 से लेकर के 99 या 100 सीटों तक पहुंच गए, इसमें हमको बहुत बड़ा अहंकार हो रहा है। भाई आप 200 पार का नारा लगाते थे पश्चिम बंगाल में और 70 से नीचे पर सिमट के रह गए थे, तब आपने क्या बयान दिया था कि भाई हम इतने कम में थे, उससे बढ़कर के इतने हो गए, ये हमारी उपलब्धि है। तो राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग नहीं कह सकते हैं क्या कि भाई हम 51-52 पे थे और हम 99 और 100 से ऊपर चले जा रहे हैं, ये उनकी उपलब्धि नहीं है क्या? तो इस तरह की बातें करके मतलब अपने को हंसी का पात्र जो बनाते हैं लोग। लेकिन अब यह है कि सारे लोग इस बात को समझने लगे हैं, मीडिया के लोगों को भी लगने लगा है कि भाई ये 99 का आंकड़ा इस पर रुकने वाला नहीं है, अब ये 200, 250, 300 भी पहुंचने वाला है। अगले चुनाव में अगर इसी तरह से ये लोग नफरती एजेंडे को चलाते रहे, जो कभी कारगर हो नहीं रहा है, लगातार मतलब 2019 को अगर छोड़ दिया जाए, उसमें भी दंगे नहीं हुए थे, उसमें भी तनाव उस ढंग से नहीं बढ़ा था, लेकिन इनको फायदा मिल गया था पुलवामा के अटैक का और बालाकोट पर जो सोकाल्ड अटैक किया गया था उसका, जो इनको फायदा मिल गया था। एक राष्ट्रवाद, फर्जी राष्ट्रवाद का इमरजेंस हो गया था, लेकिन वो तनाव उस ढंग से नहीं बढ़ा था। उस समय तो हिंदू मुसलमान सारे लोगों को लगा था कि भाई पुलवामा पे अटैक गलत है, वो स्पॉन्सर्ड है क्या नहीं है, आज तक कोई जांच कमेटी, जांच की रिपोर्ट कोई आई भी नहीं जी। लेकिन ये सही है कि हिंदू मुसलमान सारे लोग आपके साथ खड़े हो गए थे कि भाई हम देश के साथ खड़े हैं, हम पार्टी और किसी नेता के साथ खड़े नहीं है, पर अपने देश के साथ खड़े हैं। और जब देश की अस्मिता पे, देश की संप्रभुता पे हमले होंगे तो हम देश के साथ खड़े रहेंगे। राजनीतिक मतभेद
भुला करके भी खड़े रहेंगे। तो उसके बाद लगातार आप अपना एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कोई कारगर हो नहीं पा रहा है, क्योंकि सामने वाला बार बार इस बात को मैं कहता हूं कि सामने वाला रिएक्ट नहीं कर रहा है जैसे आप रिएक्शन की उम्मीद कर रहे हैं ताकि आप और आगे बढ़ सके। भाई जब कोई कुछ मार खा रहा है, गाली सुन रहा है, उसके बावजूद चुप बैठा हुआ है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं। जी तो ये सबसे बड़ी इनकी मजबूरी है जो इनको परेशान किए हुए है। और मुझे लगता है कि बजट सत्र इनकी सरकार को और कमजोर करेगा, इनकी कमजोरियां और उभर करके आएंगी। सहयोगी दलों के और इनके बीच के जो अंतर्विरोध हैं, जैसा मैंने कहा ना कि जो बेमेल गठबंधन है, उस बेमेल गठबंधन के अंतर्विरोध और खुल करके सामने आएंगे। अब ईडी और सीबीआई किसकी नस कितनी दबाता है ये देखने वाली एक बात हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद जैसा जयंत चौधरी ने आज जो बयान दिया है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह की बातें अगर उभर करके आएंगी बजट सत्र के दौरान, क्योंकि बहुत सारे इशूज आएंगे जिसमें विपक्ष के जो आज आपके साथ खड़े हैं नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू हो या जयंत चौधरी हो या और कुछ दलों के लोग हो, तो उनके सामने संकट जरूर खड़ा करेगा, उनकी भावी राजनीति के सामने संकट जरूर खड़ा करेगा कि हम भाजपा के साथ सट करके अपना और कितना नुकसान करेंगे। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ कल होना बाकी है और बहुत सारे मुद्दे आ चुके हैं जिस पर हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। जिन मुद्दों की बात मैं पहले कह चुका हूं, क्योंकि कल से जब